वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमारा रेशियो चैप्टर चल रहा था, आज हम उसे कंटिन्यू करते हैं। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा। तो रेशियो में बेसिकली आप कंपैरिजन करते हो दो क्वांटिटीज के बीच में, नहीं दो क्वांटिटीज के बीच में नहीं, कम से कम दो क्वांटिटीज हैं और दो क्वांटिटीज से ज्यादा क्वांटिटीज भी आपके पास हो सकती हैं। अब क्वांटिटीज कैसे, मैंने वेट को कंपेयर करना है कि मेरा वेट इतना है और आपका वेट इतना है, तो ये क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। मैं कंपेयर कर रही हूँ कि मेरे मार्क्स इतने हैं और मेरे भाई के मार्क्स कितने हैं, तो आप इसमें किस चीज का यूज करोगे, रेशो का यूज करोगे। अब रेशो का यूज कर रहे हो तो जो इनको मैं क्या बोलूंगी, ये जो मैं वेट बोल रही हूँ, ये जो मैं मार्क्स बोल रही हूँ, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्वांटिटीज कहते हैं। अब क्वांटिटीज किसी भी टाइप की हो सकती हैं, ठीक है। अब आप जो ये क्वांटिटीज को कंपेयर करोगे, जैसे कि वेट को हमने कंपेयर किया था, तो इनकी काइंड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कि अगर मैं वेट को कंपेयर कर रही हूँ तो मैं वेट के साथ वेट को ही कंपेयर करूंगी, ठीक है, उसको मैं मार्क्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकती। या अगर मैं फ्रूट्स को कंपेयर कर रही हूँ कि मैंने इतने फ्रूट्स लाई हूँ, तो मैं उसको किसी क्लॉथ के कपड़े के साथ क्लॉथ को कंपेयर तो नहीं कर सकती ना। तो यानी कि जो भी क्वांटिटीज को आप कंपेयर कर रहे हो, उनकी जो काइंड है वो क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए। और हमने ये सीखा था कि जो क्वांटिटीज को आप कंपेयर करोगे उनकी यूनिट भी आपकी सेम होनी चाहिए। यूनिट जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ग्राम, अगर आपकी यूनिट सेम नहीं है तो आप उन्हें सेम बनाओगे। जैसे कि मीटर और सेंटीमीटर आपको गिवन है तो आप कन्वर्ट करोगे, सेम यूनिट बनाओगे, देन आप करोगे क्वांटिटीज के बीच में कंपेरिजन। तो बेसिकली अभी तक हमें इतना सारा जो हमने पढ़ा है उससे हमें ये क्लियर हुआ, रेशो में हम कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। और अब आप ये बताइए मैम, जो रेशियो और फ्रैक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर से हैं? नहीं, उसमें बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि रेशियो आपको ये बताता है कंपैरिजन करना दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के बीच में, बट फ्रैक्शन में आप क्या पढ़ते हो, पार्ट ऑफ ए होल। कि अगर मेरे पास एक पूरा जो पिज्जा है उसके मैं कुछ स्लाइसिस सब में क्या कर दूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो आप ये कहोगे सिंपल सा कि फ्रैक्शन में आपने ये सीखा था कि आप पूरे में से एक पार्ट किसी को दे रहे हो तो उसमें आप पढ़ते हो पार्ट ऑफ ए होल, किसमें, फ्रैक्शन में। और रेशो में आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो क्वांटिटीज के बीच में। अब आगे हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट रेशो के बीच में, कि रेशो में आपका ऑर्डर मैटर करता है। यानी कि अगर मैं 4:5 की बात कर रही हूँ या 5:4 की बात कर रही हूँ, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। लेकिन सेट में हमने ये देखा था कि सेट में आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता। 2 3 1 एक ही बात है, 1 3 2, ठीक है। तो सेट में हमने ये डिफरेंट कंसेप्ट किया था, लेकिन रेशो में आपका ऑर्डर मैटर करता है। 4:5 इज डिफरेंट फ्रॉम 5:4। और हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि जो आपकी रेशियो है वो अनचेंज रहती है। कब अनचेंज रहती है, अगर आप उसे सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जो हमने ये 4-5 इसके पॉइंट पढ़े थे, उसके बाद आपने क्या करा था, कंपाउंड रेशियो भी सीखी थी। कंपाउंड रेशियो के लिए आपके पास दो से ज्यादा रेशियो आपको गिवन हो सकती हैं। आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि आप एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई करोगे, कंसिक्वेंट को कंसिक्वेंट से मल्टीप्लाई करोगे। बाकी आप जो भी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, आप दोबारा से वो वीडियो देख सकते हो जो हमने इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आ जाएंगे अपनी कंटिन्यूड रेशियो में। अब देखिए, कंटिन्यूड रेशियो के लिए आपको सबसे पहले 3 क्वांटिटीज चाहिए। 3 क्वांटिटीज यानी कि आपको ए बी सी 3 वैल्यूज चाहिए, और जो आपकी 3 क्वांटिटीज हैं वो सेम काइंड की होनी चाहिए। सेम काइंड हमने डिस्कस कर लिया कि सेम काइंड का मतलब क्या है। इट इज यूज टू कंपेयर 3 क्वांटिटीज। 3 क्वांटिटीज मतलब वही ए बी सी, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आपको गिवन होगी, कुछ भी कंपैरिजन करना होगा, और आपकी वो क्या होनी चाहिए, सेम काइंड की होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, कंटिन्यूड रेशियो के क्वेश्चन आएंगे कि आपको कुछ रेशियो गिवन होगी। जैसे हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि आपके पास रेशियो गिवन होगी, जैसे कि आपको दे दी एक रेशियो कि ये मेरी रेशियो है 9:7, और दूसरी मेरी रेशियो आपको दे दी B/C, आपको दे दी 7:16। आपसे ये पूछा जाएगा कि आप हमें बताइए कि जो ये रेशियो आपको गिवन है, ये दो रेशियो आपको जो गिवन है, क्या ये कंटिन्यूड रेशियो है या नहीं, ट्रू और फॉल्स। इस तरीके से आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा, तो आपको बताना है। अब देखिए, हमने क्या देखा, सबसे पहले तो आपको ये देखना है 3 क्वांटिटीज है या नहीं। अब देखिए, ए बी और सी 3 ही क्वांटिटीज हैं, बट कंडीशन ये है सेम काइंड की होनी चाहिए। इसमें काइंड वाला अभी तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, तो हमने क्या देखना है, एक तो जो आपकी क्वांटिटी है, इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी क्या करेगी, आपकी रिपीट करेगी। अब आप ये देखिए, जो ये 7 है, क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो आपकी क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो ऑफकोर्स ये कंटिन्यूड रेशियो में है। क्यों? क्योंकि जो आपकी एक वैल्यू है, एक क्वांटिटी की वैल्यू है, वो क्या कर रही, रिपीट कर गई। तो आपने इसमें ये देखना है, आप कब कहोगे ए
रेशो बी, रेशो सी, ये आपकी कंटिन्यूड रेशो में है। कब? जब रेशो फर्स्ट टू क्वांटिटीज आपको गिवन हो। फर्स्ट टू क्वांटिटीज मतलब ये देखिए ए रेशो बी, और लास्ट टू क्वांटिटीज में आपने लेना है बी रेशो सी। तो बेसिक सिंपल सी डेफिनेशन कंटिन्यूड रेशो की क्या हुई, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं थ्री क्वांटिटीज के बीच में। क्वांटिटीज आपकी सेम काइंड की होनी चाहिए, और हमने एक पॉइंट डिस्कस किया कि जो इसमें आपकी एक क्वांटिटी की वैल्यू है वो आपकी रिपीट करेगी। तो आप रिपीट से ही समझ जाओगे, रिपीटेशन से ही समझ जाओगे कि ये आपकी कंटिन्यूड रेशो में है। 9:7 ए रेशो बी की वैल्यू है, बी रेशो सी आपकी वैल्यू क्या है 7:16। ये देखिए 7 की वैल्यू आपकी रिपीट कर रही है, तो आप ये बोलोगे कि जो ए रेशो बी रेशो सी है, यस ये कंटिन्यूड रेशो में आपका है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, जैसे कि आपके पास है 21:25:27। तो क्या ये कंटिन्यूड रेशो में लिखा हुआ है? हाँ जी बिल्कुल लिखा हुआ है। देखिए 3 क्वांटिटीज गिवन है आपको, और अगर आप इसको इस तरीके से लिखना चाहो तो वही इस तरीके से लिख दोगे कि ए रेशो बी आपका कितना है 21:25, और जो आपका बी रेशो सी है वो कितना है आपका 25:27। तो मुझे उम्मीद है आपको कंटिन्यूड रेशो समझ आ गई होगी। आपकी एक क्वांटिटी क्या करेगी, रिपीट करेगी, तब आप बता दो कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो जो आपके सामने दो एग्जांपल डिस्कस किए, दोनों के दोनों आपके कंटिन्यूड रेशो में हैं। अब हम समझते हैं अपनी रेशो की कि रेशो में इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है। यानी कि कोई भी आपके पास आर्टिकल है, जैसे मैं बात करूं एक काउंटर की, कि काउंटर जब मार्केट में आया था तो उसका जो प्राइस था वो 20 रुपए था, लेकिन अब जो उसका प्राइस चेंज हो गया वो हो गया अब 30 रुपीज। कितना हो गया? पहले था 20 रुपए, अब हो गया 30 रुपए। तो ये क्या हो गया, मेरी रेशो में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। अगर मेरा प्राइस पहले 30 था और उसके बाद मेरा प्राइस कितना हो गया 20 रुपीज रह गया, तो ये क्या हो गया, मेरा डिक्रीज हो गया। तो रेशो से हम यही सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसके ऊपर क्वेश्चन निकालते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन गिवन है कि आपको मल्टीप्लाइंग रेशो निकालनी है, तो जो आपका पहले प्राइस था, पहले प्राइस हमने सीखा 20 रुपीज, तो वो होगी मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी, और फाइनल क्वांटिटी होगी जिसमें वो चेंज हुआ, यानी कि बाद में मैंने बोला प्राइस 20 से 30 हो गया, तो वो होगी मेरी फाइनल क्वांटिटी। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको मल्टीप्लाइंग रेशो का क्वेश्चन पूछे, तो मल्टीप्लाइंग रेशो में भी आपने यही फॉर्मूला लगाना है जो अभी हमने सीखा। क्या सीखा? कि जो मेरी पहले जो मेरा प्राइस था वो कितना था, पहले जो मेरा प्राइस था वो कितना था 20 रुपीज, और यहाँ पे जो पहला प्राइस था वो था मेरा 96 रुपीज, और बाद में जो मेरा प्राइस हो गया वो हो गया मेरा 69 रुपीज। यानी कि हम इसे कैसे कह सकते हैं, क्या मैं इसे बोल सकती हूँ इस तरीके से, फाइनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। क्यों बोला मैम आपने ऐसे? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब मार्केट में वो चीज आई थी, पुराना वाला जो उसका प्राइस था वो 20 रुपीज था, उसको अगर हम इससे कंपेयर करें, यानी कि 96 हमारी कुछ क्वांटिटी थी, ठीक है, पुराने वाली क्वांटिटी को हमने रखा ओरिजिनल क्वांटिटी पे, और जिसमें वो चेंज हो गई, जब हमारा प्राइस चेंज हो गया, जैसे कि इसमें चेंज हुआ, इसमें क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो वो हमने रख दी अपनी फाइनल क्वांटिटी में। तो मल्टीप्लाइंग रेशो यही होती है। मल्टीप्लाइंग रेशो का फॉर्मूला फाइनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। यानी कि जब भी आपको रेशो गिवन हो, रेशो गिवन है 96 to 69, सिंपल सा समझे, ए रेशो बी आपके पास गिवन है, आपने क्या करना है बी रेशो ए, यानी कि उल्टा कर देना है। देखिए बी आपका पीछे वाला था, बी आपका ऊपर आ गया, और डिवाइडेड बाय ए आपका नीचे आ गया। तो इस तरीके से आपने मल्टीप्लाइंग रेशो निकालनी है। तो ये देखिए आपके इसमें क्वांटिटी में क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ 96 से 69, सॉरी क्या हुआ आपका, डिक्रीज हो गया, क्वांटिटी आपकी डिक्रीज हो गई। अब ये देखिए इसमें आप कैसे निकालोगे, सेम आप यहाँ पे सिंपल सा क्या लिखोगे, आपने यहाँ पे क्या निकालना है, मल्टीप्लाइंग रेशो। अभी आपने क्या फॉर्मूला सीखा, मल्टीप्लाइंग रेशो का फॉर्मूला आपने सीखा कि जो आपकी फाइनल क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी आपकी कोई भी हो सकती है, उसको आप किससे डिवाइड करते हो, अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, दो रेशो गिवन होंगे आपको, यानी कि ए रेशो बी आपको गिवन होगी, आपने क्या करना है बी रेशो ए। तो यानी कि 36 जो आपका ये गिवन है 36, और ये आपको क्या गिवन है ₹50, यानी कि इस तरीके से तो बोला हुआ है आपको। तो आपने इसका क्या कर देना है, ये आपकी है ए रेशो बी, आपने क्या निकाल देना है बी रेशो ए। 50 डिवाइडेड बाय 60, सॉरी 36, यानी कि ओरिजिनल क्वांटिटी जो पहले आपका प्राइस था वो कितना था
₹36 और वो चेंज होकर लास्ट में फाइनल कितना बन गया ₹50। तो इस तरीके से आप अपनी मल्टीप्लाइंग रेशियो निकाल लोगे और इसे लास्ट में क्या कर लोगे, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। किस तरीके से करोगे, आपको पता है 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। क्या ये आगे इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये होगी आपकी मल्टीप्लाइंग रेशियो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, या सिंपल सा आप ये समझे A रेशो B गिवन हो के आपको B रेशो A निकाल देना, यानी कि आपको फाइनल क्वांटिटी ऊपर रखनी है जिसमें वो चेंज हुआ, और जो पहले आपकी थी क्वांटिटी का प्राइस, वो आपको कहाँ रखना है, नीचे करना है। यानी कि मल्टीप्लाइंग रेशियो का फॉर्मूला आपने सीखा, फाइनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। अब देखिए, जो रेशियो वाले क्वेश्चन है, दो टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज की। इसमें एक क्वेश्चन आता है आपका मल्टीप्लाइंग रेशियो का, और दूसरा आपका क्वेश्चन आता है इसमें कि अगर आपकी जो बुक्स हैं इस ईयर में, इस जो ईयर है आपका, उसमें इंक्रीज हुई इतने रेशियो से, 4:5 से इंक्रीज हुई, तो आप उसकी जो न्यू क्वांटिटी है वो किस तरीके से निकालोगे। तो अभी तो हमने सिंपल सा देखा था मल्टीप्लाइंग रेशियो में कि जो आपका प्राइस है इतने से इतने चेंज हो गया या फिर डिक्रीज हो गया, वो सिंपल था। तो उसमें हमने फाइनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी निकाल ली थी। अब आप ये देखोगे, अभी हमने क्या सीखा था, A रेशो B जब आपको गिवन होता है तो आप सिंपल सा क्या करते हो, मल्टीप्लाइंग रेशियो के लिए B बाय A कर देते हो, B रेशो A निकाल देते हो। लेकिन वो क्यों निकालते हो वो सीखोगे आप। अब देखो, हमने मान लिया पेन का जो प्राइस है वो चेंज हो गया ₹25 से ₹30। तो हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ ओल्ड प्राइस टू न्यू प्राइस। क्या ओल्ड प्राइस मेरा क्या था, सबसे पहले जो मेरा पेन का प्राइस था वो ₹25 था, हमने उसकी रेशियो ली प्राइस किसकी, उसके बाद जो पेन का प्राइस हो गया वो ₹30 हो गया। यानी कि हमने इसको जब कैंसल आउट करा, 5 के टेबल से डिविजिबल है 25 और 30, 5 5 से 25, 5 6 जा 30। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 5 और 6 में कॉमन क्या है, सिर्फ अगर हम इनके फैक्टर की बात करें सिर्फ 1 ही कॉमन है। तो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई रेशियो की जो आपने सीखी थी। तो हमने यहाँ पे इसको रीराइट करके लिखा कि ओल्ड प्राइस टू न्यू प्राइस। रेशियो में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमने स्टार्टिंग में सीखा था A डिवाइड बाई B करके लिख सकते हैं ओल्ड प्राइस टू न्यू प्राइस। तो ओल्ड प्राइस को जब आपने सिंप्लीफाई और न्यू प्राइस को जब आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आपकी रेशियो आई 5/6। तो अब आप ये सीखोगे कि जब आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो आपका है कि मान लीजिए आपके पास इस ईयर में जो टोटल बुक्स हैं वो कितनी हैं, तो वो आपको बताना है अगर रेशो में। तो यानी कि आपको यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे न्यू प्राइस निकालना है, न्यू प्राइस के लिए क्या करूंगी, इसको मैं इधर ले आऊंगी और जो ये मेरा गिवन है इसको मैं इधर ले आऊंगी। तो यहाँ पे जो आपका ओल्ड प्राइस है उसको मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 6/5 से, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा न्यू प्राइस। क्या मैं इस तरीके से इसको राइट करके लिख सकती हूँ, आप मुझे बताएंगे। ये मैंने ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि मेरे को क्या निकालना था, ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई ये जो मेरा 5/6 था, इसे मैंने क्या किया, इस तरफ लेके गई, यानी कि मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड लेके गई। तो ये मेरा अगर डिवाइड में है उधर जाके मेरा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो मेरा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यानी कि मैंने अपनी फाइनल क्वांटिटी निकालनी थी, ये मेरी क्या है, फाइनल क्वांटिटी। अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है तो उसमें हमारी जो फाइनल क्वांटिटी है उसे मैं बोल सकती हूँ न्यू प्राइस, और ये क्या है मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी, जिसे मैं बोल रही हूँ अपना ओल्ड प्राइस। क्या बोल रही हूँ, ओल्ड प्राइस। अब आप खुद देखो, क्या ये फॉर्मूला वही नहीं बन गया। हम क्या कर रहे थे, रेशो का B/A कर रहे थे। अगर A रेशो B गिवन थी आपकी, तो आप उसका क्या कर रहे थे, आंसर निकालने के लिए B रेशो A कर रहे थे। तो देखिए जो आपकी 5/6 रेशो थी, क्या उसका 6/5 नहीं हो गया। तो यहाँ से आपकी ये न्यू प्राइस निकल गई, यानी कि फाइनल क्वांटिटी निकल गई। तो फाइनल क्वांटिटी मतलब कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में कहे कि जो है आपका जो है, क्या है जो आपका क्या है, फाइनल बेकार है, कुछ नहीं है। अब देखिए, इंक्रीज और डिक्रीज रेशो में आपके पास दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक तो मल्टीप्लाइंग रेशो, और दूसरा भी हम देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे। पहले अब आप ये देखिए कि जो आपने मल्टीप्लाइंग रेशो निकाली, A रेशो भी आपको गिवन होती थी, तो आप उसका B/A क्यों करते थे। तो ये सीखते हैं हम। देखिए क्या लिखा हुआ है, आपके जो पेन का प्राइस है वो चेंज हो गया। पहले पेन का जो प्राइस था वो ₹25 था, जैसे हमें काउंटर का प्राइस अभी लिया था, और प्राइस जो है वो चेंज होकर ₹30 में आ गया। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि जो आपका ओल्ड प्राइस था वो ₹25 था, और जो आपका न्यू प्राइस था वो ₹30 था। उसको हमने रेशो में लिख लिया। तो रेशो में हम इस तरीके से लिखते हैं, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया 5 से डिवाइड करके, तो आपका 5/6 आएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको मैं इस तरीके से रीराइट करके लिख सकती हूँ कि रेशो ऑफ ओल्ड प्राइस
टू न्यू प्राइस। तो ओल्ड प्राइस मेरा क्या है 5 और न्यू प्राइस मेरा क्या है 6। इस रेशो से क्या हुआ मेरा प्राइस इंक्रीज हो गया। ये मैं बोल सकती हूँ पेन का जो प्राइस था वो मेरा इंक्रीज हुआ, किस रेशो से इंक्रीज हुआ 5:6 से मेरा इंक्रीज हो गया। तो अगर मुझे यहाँ से न्यू प्राइस की वैल्यू निकालनी है कि मुझे न्यू प्राइस के लिए कोई फॉर्मूला चाहिए, क्यों चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि आगे मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। तो अगर मेरे को न्यू प्राइस चाहिए तो न्यू प्राइस को मैं ले जाऊंगी राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा ओल्ड प्राइस ऑलरेडी है। लेफ्ट हैंड साइड में मेरा ओल्ड प्राइस ऑलरेडी है, तो मैंने क्या किया, जो ये वैल्यू थी रेशो की इसको मैं लेके जाऊंगी लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या मेरा रिवर्स नहीं हो जाएगा और यहाँ से मेरा न्यू प्राइस इजिली निकल जाएगा आपका। ये क्या हो गया आपका न्यू प्राइस इजीली निकल गया। कैसे, हमने क्या किया, ओल्ड प्राइस आपका लेफ्ट हैंड साइड में था, आपने क्या किया, जो ये आपकी रेशो की वैल्यू थी इसे आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए। जब आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो आपका जो 6 है वो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो उस साइड जाके क्या आपका मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा और 5 आपका मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से आप न्यू प्राइस की वैल्यू इजिली निकाल लोगे। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, न्यू प्राइस इज इक्वल्स टू ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई में 6/5। तो यानी कि न्यू प्राइस को मैं बोल सकती हूँ ये मेरी फाइनल क्वांटिटी है। फाइनल क्वांटिटी मतलब जिसमें मेरा चेंज हुआ, और ओल्ड प्राइस मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी। ओल्ड प्राइस का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी की जो मेरा प्राइस पहले था उसे मैं बोलूंगी अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी, जिसमें मेरा चेंज हुआ उसे मैं बोलूंगी अपनी फाइनल क्वांटिटी। देखिए किस तरीके से आपने वो फॉर्मूला बनाया था। क्या देखिए, हमने इसमें रेशो में b/a नहीं करा। अभी जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था वो मल्टीप्लाइंग रेशो पूछा हुआ था, यानी कि आपकी जो रेशो थी 5/6 उसका आपने क्या कर दिया 6/5। और आपने जो उसका फॉर्मूला भी बनाया था, क्या वो यही फॉर्मूला नहीं था, फाइनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। जो आपकी फाइनल क्वांटिटी होती है उसे आप किससे डिवाइड करते हो, अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से। और ये आपने किसका फॉर्मूला बनाया था अभी, मल्टीप्लाइंग रेशो का। तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला आपसे पूछा गया, a/b आपको गिवन है, b/a ये आपने निकाल लिया। क्या ये उसका उल्टा नहीं हो गया, a/b का b/a हो गया। और देखिए फॉर्मूला आपने वही पढ़ा था, फाइनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। और फाइनल क्वांटिटी आपका क्या है, न्यू प्राइस है, और ओरिजिनल क्वांटिटी आपका क्या है, ओल्ड प्राइस है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बना कि आप a/b को b/a क्यों करते हो। अब आपने क्या करना है, जब मल्टीप्लाइंग रेशो आए तब तो आपने सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, फाइनल क्वांटिटी यानी कि जिसमें आपका चेंज हुआ, और ओरिजिनल क्वांटिटी जो प्राइस आपका पहले था। और जब आपके पास अब रेशो में क्वेश्चन गिवन हो, अभी हम देखते हैं कैसे, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है अपना, न्यू प्राइस इज इक्वल्स टू ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई में 6/5। आपने ये देख लिया कि ये फॉर्मूला आपका किस तरीके से बना। अब हम कर लेते हैं इस पे क्वेश्चन। अब देखिए सिंपल मल्टीप्लाइंग रेशियो वाला तो कर लिया। अब हमारा जो कहा हमने फॉर्मूला बनाया था, न्यू प्राइस इज इक्वल्स टू b/a इंटू में आपकी ओल्ड क्वांटिटी। तो आप उसको किस तरीके से यूज करोगे। अब देखिए आपको बोला है कि आपके पास जो ये मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लिख दी कि आपके पास 1500 बुक्स थी, कौन से ईयर में, 2012 ईयर में। इन द ईयर 2012 द नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज्ड इन द रेशो 1:2। मैं यही बोल रही थी कि आपका रेशो में क्वेश्चन गिवन होगा कि इस ईयर में आपकी इतनी बुक्स थी 1500, और नेक्स्ट ईयर में जो आपकी जो बुक्स हैं वो इंक्रीज हो गई किस रेशो में, 1:2 में। और 2013 में जो नंबर ऑफ बुक्स थी वो दोबारा से इंक्रीज हो जाती है किस रेशो में, 2:5 में। तो आपको ये निकालना है नंबर ऑफ बुक्स इन द ईयर 2013। तो देखिए मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाइंग रेशो में सिंपल आपने क्या करा था, फाइनल क्वांटिटी को अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया था। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी न्यू क्वांटिटी है आपने उसको किससे डिवाइड करा था, अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से। यानी कि जो आपका पुराने वाला प्राइस होता है उसे आप डिनोमिनेटर में रखते हो, जो न्यू प्राइस होता है उसे आप ऊपर रखते हो, ठीक है। तो यानी कि इसमें आपने क्या निकालना है, फाइनल क्वांटिटी निकालनी है। फाइनल क्वांटिटी जिसे मैं बोल सकती हूँ क्या, नंबर ऑफ बुक्स निकालनी है मुझे इन द ईयर 2013। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि पहले बुक्स कितनी थी, यानी कि पहले इससे जो पहले वाला ईयर था उसमें बुक्स कितनी थी। तो उससे ही मैं निकाल सकती हूँ कि 2013 में बुक्स कितनी थी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना वही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा वाला फॉर्मूला, जो हमने सीखा था कि जो आपकी न्यू क्वांटिटी होती है, न्यू क्वांटिटी को आप कह सकते हो क्या, कि आपको b/a को किससे मल्टीप्लाई करना है, अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से। ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन से कंपेयर करूं अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी को, यानी कि मेरे को जो 2013 में बुक्स निकालनी है उसको मैं क्या बोलूंगी, नंबर ऑफ बुक्स इन द ईयर
2013, और जो भी मेरे को रेशो गिवन होगी उसका मैं क्या कर दूंगी, उल्टा कर दूंगी और उसको मल्टीप्लाई करूंगी पहले मेरी बुक्स कितनी थी। तो हमें कहाँ से चलना पड़ेगा, 2011 की इंफॉर्मेशन हमें जो दी गई है, अब उसको मुझे यूज करना पड़ेगा अपनी न्यू क्वांटिटी के लिए। तो वो मैं कैसे यूज करूंगी, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे फाइनल क्वांटिटी के लिए नंबर ऑफ बुक्स, कौन से ईयर में, नंबर ऑफ बुक्स इन द ईयर 2012। तो अगर मुझे 2012 यानी कि जिसे मैं अपनी फाइनल क्वांटिटी कहूंगी कि जो मेरी 2012 में बुक्स कितनी थी, इसके लिए मुझे किसकी हेल्प पड़ेगी कि मेरी पहले बुक्स कितनी थी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, b बाई ए को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बुक्स इन द ईयर 2011, यानी कि मेरे इससे पहले वाले ईयर में बुक्स कितनी थी, नंबर ऑफ बुक्स इन द ईयर 2011। तो हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, अब 1500 बुक्स थी इन द ईयर 2011 में, और इन द ईयर 2012 द नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज्ड इन द रेशो 1:2। तो ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई आपको, 1:2, और यहाँ पे आपको मिल गई 1500 बुक्स थी किस ईयर में, 2011 ईयर में। तो आपने क्या करना है, b बाई ए है, रेशो गिवन है 1:2, और आपको क्या करना है b बाई ए, यानी कि आप क्या करोगे, इसका उल्टा कर दोगे, b बाई ए कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, जितनी बुक्स थी आपकी 2011 में, कितनी बुक्स थी आपको गिवन है 1500 आपकी बुक्स थी, तो आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 15 2 30 और 2 zeros आपकी ऑलरेडी हैं। तो यानी कि आपकी 2012 में नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ गई, 3000। ये आपने फॉर्मूला लगा दिया, न्यू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू b बाई ए इंटू में ओरिजिनल क्वांटिटी। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ किस तरीके से हमने अपना फॉर्मूला बनाया। फाइनल क्वांटिटी मतलब आपको बुक निकालनी थी 2012 में, आपने क्या किया, प्रीवियस ईयर का यूज किया, यानी कि 2011 का यूज किया कि उसमें कितनी बुक्स थी और किस रेशो से आपकी बुक इंक्रीज हुई थी, 1:2 से, उसका कर दिया आपने 2/1 मल्टीप्लाई में जितनी बुक्स आपकी पहले वाले ईयर में थी, तो आपने निकाल लिया। अब आपको तो 2012 का नहीं निकालना है, आपको तो 2013 का निकालना है। तो मैम आपने इतना सारा क्यों किया, आपने तो 2013 का निकालना है, क्यों किया, करना पड़ता। जब 2013 का निकाल लोगे अपनी न्यू क्वांटिटी का, तो उसके लिए आपको प्रीवियस क्वांटिटी की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो इसलिए ही हमने उससे पहले 2012 का निकाला, 2012 में 2011 की जरूरत पड़ी। इसी तरीके से 2013 का निकालने के लिए 2012 की वैल्यू आपको नॉन होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखोगे कि नंबर ऑफ बुक्स, कि जो आपकी नंबर ऑफ बुक्स थी कौन से ईयर में, अब आपको निकालना है नंबर ऑफ बुक्स इन द ईयर, बिल्कुल सेम ऊपर वाला ही करोगे, इन द ईयर 2013। क्या करोगे, जो भी रेशो गिवन होगी उसका b बाई ए कर दोगे, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ बुक्स इन द ईयर, इस बार 2011 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2000 आपका 12 आ जाएगा, इन द ईयर 2012। इजीली आप अपना आंसर निकाल सकते हो। अब अपना आंसर निकाल के देखिए, 2012 निकालनी, 2013 की निकालनी थी, वो हम निकाल रहे हैं। हमने क्या लिखा, b बाई ए। अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो पढ़िए। अब आपको क्या बोला है कि इन 2013 द नंबर ऑफ बुक्स फर्दर इंक्रीज्ड, किस रेशो से इंक्रीज हुई, 2:5। तो हम यहाँ पे b बाई ए की जगह पे लिख दें 2:5। क्या 2:5 लिखूंगी या 5/2 लिखूंगी, मैम 5/2 लिखोगे, रिवर्स करना है। और मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ बुक्स इन द ईयर, प्रीवियस ईयर का देखना पड़ता है, ओरिजिनल क्वांटिटी को देखना पड़ता है। ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब जो आपका पुराने वाला प्राइस है, वो कितना आया आपका, 3000 आया, 3000 आया। अब आप इसे कैंसिल आउट कर दो, कि आपको पता है 2 1 2, 2 5 10, ये आ गया 0 आपका। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, यानी कि आपने ये क्या निकाला कि ये आपकी थी नंबर ऑफ बुक्स कौन से ईयर में, नंबर ऑफ बुक्स इन द ईयर 2013। तो आपको न्यू क्वांटिटी के लिए ओल्ड क्वांटिटी का यूज तो करना पड़ेगा, यानी कि आपको जब न्यू ईयर का प्राइस निकालना है तो उससे पहले वाले ईयर का प्राइस आपको पता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे।